दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए चल रहे सरकारी शेल्टर होम में पिछली जुलाई महीने में अचानक मौतों में इजाफा होने का मुद्दा गरमा रहा है। जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार के आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई में 14 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। बीजेपी पूरी तरह दिल्ली सरकार पर हमलावर है। मौत पर सियासत जोर शोर से गरमाई हुई है। सियासत में सांप के जाने के बाद लकीर पर लाठी पीटने की पुरानी प्रथा भी रही है। सरकारें और प्रशासन अपनी तंद्रा तभी भंग करता है जब एक बड़ी घटना अपने अंजाम पर पहुंच जाती है। इस मामले में भी यही हो रहा है। आखिर प्रशासन की आंखें पहले क्यों नहीं खुलती हैं, इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हंगामा मचा हुआ है। पिछले 7 महीनों में 25 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आशा किरण शेल्टर होम में हुई कई मौतों के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। आदेश में 48 घंटे के अंदर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने को भी कहा है। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि शेल्टर होम में गंदा पानी दिया जा रहा है, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा और न ही इलाज मुहैया कराया जा रहा है। क्या कारण है? वो बेचारे बच्चे जो बेसहारा हैं, जो अपंग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन बच्चों को क्या ऐसा हो रहा है अंदर इन 4 दीवारी के अंदर, जिसके कारण से लगातार उन बच्चों की मौत हो रही है। वैसे इस घटना ने बता दिया है कि मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी शेल्टर होम में बुनियादी सुविधाओं की कमी कितने गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। अभी एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि जो खाना दिया जा रहा था उसमें फंगस लगा हुआ था, फंगस के रूप में पेश किया जा रहा था। यानी कि प्रारंभिक रूप से जो दावा किया जा रहा है वो ये दावा किया जा रहा है कि खाने में फंगस लगा हुआ था, जो सीएमओ की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई महीने में 14 लोगों को एडमिट किया गया, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थीं। सभी को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। सवाल फिर वही कि आखिरकार ये मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। कैमरा पर्सन शरद के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसको समझने के लिए राजनीतिक आप देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत इस पर गरमाई हुई है इस पूरे मुद्दे पर। तो तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता तो मेरे साथ जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ इस पैनल पर एक खास मेहमान के तौर पर उमेश सहगल जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सहगल साहब, आपका स्वागत करता हूं। अब तीनों बड़ी पार्टियों की बात करूं तो यासिर जिलानी बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। यासिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी तरह भूपेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी आपका। जाकिया खान भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। जाकिया आम आदमी पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। जाकिया, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। उमेश जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। ये पूरा मामला देखने के बाद आपके जहन में क्या आया? शेल्टर होम्स की किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह के हालात हैं, सरकार का इसमें कितना हस्तक्षेप होता है या अनदेखी के लिए किसको जिम्मेदार? कई सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप ये खबरें देख रहे हैं तो आप किस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं? देखिए, एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम ये है कि एक तो फुल टाइम डॉक्टर्स हो नहीं सकते, तो पार्ट टाइम डॉक्टर लगाए जाते हैं। अगर किसी को भी कोई बीमारी हो तो पास के हॉस्पिटल उनके साथ लिंक कर दिए जाती हैं, उस हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है। और अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाए तो पूरा स्क्रीनिंग की जाती है। जिस तरह 300 बच्चे हैं वहाँ, तो 300 के 300 की स्क्रीनिंग की जाती है और वो स्क्रीनिंग क्वालिफाइड डॉक्टर करते हैं। तो ये 14 डेथ होगी और ये एक के बाद दूसरी हो गई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्योंकि अगर एक डेथ होती तो उसके बाद सारी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए थी। जब स्क्रीनिंग हो जाती सारी तो कम से कम कुछ लोग तो बच जाते ना। अब कुछ भी हो उसमें, अच्छा फिर उसका एक इंक्वेस्ट होता है, उसका बाद उनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम पे पता चल जाएगा कि फंगस था, जहर थी, किस तरीके से डेथ हुई। जब पोस्टमार्टम भी हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद भी डेथ जारी नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम का फेलियर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सिस्टम का फेलियर हुआ है तो जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं उनका फेलियर है। अब इस स्टेज में आके एक एसडीएम की इंक्वायरी करना, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एसडीएम क्या करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि ये चीज़ तो जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन ही डीएम के पास रिपोर्ट चली गई थी कि एक डेथ हो गई है, ये आपके पास रिपोर्ट दी जाती है। डीएम को भी जाती है, मेरे ख्याल मैजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उनको भी जाती है, एनएचआरसी को भी जाती है, सबको रिपोर्ट जाती है। जब आपके पास रिपोर्ट आप डीएम को दे चुकी हैं और उसमें डीएम ने क्या एक्शन दिया, पहले तो ये है कि रिपोर्ट गई कि नहीं गई। अगर नहीं गई तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर गई है तो डीएम जवाब देंगे ना कि उन्होंने क्या किया उसके ऊपर। तो एसडीएम की इंक्वायरी का क्या मतलब आ रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है एसडीएम की इंक्वायरी से इसमें क्या होगा, जबकि डीएम के पास रिपोर्ट गई हुई है। तो ये एक ना समझने वाली बात है। देखिए ये ऐसा टाइम है कि जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कोई मंत्री नहीं है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी नहीं है, सेक्रेटरी जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का सेक्रेटरी है वही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को देख रहा है। तो दो डिपार्टमेंट एक ही सेक्रेटरी के पास हैं। नीचे है वो होम है, होम मुझे नहीं पता कि उसका सुपरिटेंडेंट है कि नहीं है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए ताकि वो इंक्वायरीज में ज़्यादा इंटरफेयर ना कर सके। और जितने पेपर्स हैं वहाँ, जितनी फाइल्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, इमीडिएटली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब जो हुआ है उसकी सही तस्वीर सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच और आंकड़ों डेटा का सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ इंटरफेरेंस हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं कह रहा हूँ। जी जी, तो सुपरिटेंडेंट को तो हटा देना चाहिए। जी मैं आऊंगा सर, मैं एक एक करके पहले सभी मेहमानों को इसमें शामिल कर, क्योंकि आपसे तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें मिल सकती है। पैनल में आपका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। यासिर भाई, बात मानवता की है, ये बात सियासत की नहीं है। शेल्टर होम में जो दिक्कतें हो रही हैं इसको लेकर आप लोगों का पहला स्टैंड क्या रहा था, पहले का स्टैंड क्या रहा था, और अभी जब ये खबरें आई तभी क्या आपको इन शेल्टर होम्स के बारे में जानकारी मिल पाई, या पहले से आप लोग जानते थे इसके बारे में, और किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए? प्रवीण जी, देखिए, आप रिसर्च पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। बेहद तार्किक सब्जेक्ट पे बेहद तर्क के साथ आप अपनी पत्रकारिता को सामने रखते हैं अपने व्यूअर्स को। ये बेहद अफसोसनाक मंजर सामने जो आया है, आप यकीन करें, भारतीय राजनीति में अगर कोई मानसिक तौर पे भ्रष्ट अगर कोई संगठन हो चुका है वो आम आदमी पार्टी है, उसके नेता हैं जिनको किसी से कोई लगाव नहीं। दिल्ली पिछले 15-20 दिनों से आप देख रहे हैं किस हालात में कैसे दिल्ली जूझ रही है, ये सामने है। और आप यकीन करें, ये जुलाई के महीने में जो 13 बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं उनके डेथ की बात तो है। इससे पहले पिछले 7 महीने में 23 बच्चे और उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रही। आतिशी का बयान आ जाता है। मसला ये है कि जब आप मानसिक तौर पर भ्रष्ट हो जाएंगे तो आपको जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, जिस बुनियादी चीजों के लिए दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के दिलवालों ने आपको पिछले 11 साल से सत्ता में बिठाया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल में है। उसके जो मंत्री है, 2 ही लोग अभी एक्टिव मुझे दिखाई देते हैं, वो भी अपने बयानबाजी के लिए, आतिशी और सौरभ। आप उनसे किसी तरीके से ये नहीं सोच सकते हैं कि वो कोई डिसीजन ले पाएंगे, कोई इस तरह की बात कर पाएंगे। अभी उमेश जी ने बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहला कदम उठाना चाहिए था कि सुप्रीटेंडेंट को आपको बर्खास्त कर देना चाहिए, और आपके हाथ में है। आप एसडीएम का झुंझुना पर पकड़ा रहे। दिल्ली के लोग बेवकूफ हैं क्या? जब आप सामने से देख रहे हो कि डेथ हो रही है, और आशा किरण जाना जाता है जो सोशल वेलफेयर इनका मंत्रालय है, ये बिल्कुल अगर उसमें जो फंड आता है वो किस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया है, इस पे अगर प्रवीण जी चर्चा करें ना, आप बिलीव करो कि हर जगह भ्रष्टाचार। उसको उस पूरे डिपार्टमेंट को
खोखला कर दिया इन लोगों ने, इतना वहां से उगाई और वहां से इनकी गैंग ने लूटा है। हाँ, ये इसके दिल्ली बारे की में जब जनता जानता है। मैंने जानकारियां जुटाई तो आप सही कह रहे हैं कि बड़ी चौंकाने वाले तथ्य आए थे, क्योंकि मानसिक रूप से विकलांग या दिव्यांग, विक्षिप्त जो भी कह लें आप, उनके लिए जो भी सामग्रियां आ रही हैं, उन सामग्रियों का क्या हो रहा है, इसके बारे में जब डिटेल्स मेरी कई स्थानीय पत्रकारों से बात हुई तो बड़े चौंकाने वाली बातें सामने आई और सचमुच ऐसा लगता है कि एक निर्ममता की हद तक देखने को मिलती है बातें। भूपेश जी, आपका स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले पर। मैं हमेशा मानता हूं कि देखिए, विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपकी यहां पे दोहरी भूमिका है। आम आदमी पार्टी के साथ कई जगह पर आप स्टैंड लेते दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिल्ली के मामले आते हैं, चाहे जल संकट का मामला आया, उसमें आप जमकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस पर कांग्रेस का रुख क्या है इस मामले पर? अरविंद जी, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और मेरा बिल्कुल ये मानना है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। आप देखिए, आज स्वाति मेवाल जी का बयान सुन के मुझे बड़ा अचरज हुआ। जो उन्होंने कहा कि ये पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, पहले भी बच्चे मर चुके हैं, तब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो मैं जानना चाहता हूं उन्होंने ऐसा क्या एक्शन लिया था इसके खिलाफ कि ये घटना दोबारा ना हो। आज उनकी स्थिति है कि उनकी आप आदमी से बन नहीं रही है, तो ये आके कह रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने उस समय एलजी को चिट्ठी लिखी थी या प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी या मुख्यमंत्री जी को इस चीज से अवगत कराया था? अगर नहीं कराया था तो आज क्यों शोर मचा रही है? तो ये जो दोहरा मापदंड है इन लोगों का, और खास तौर से मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, इन लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। ये भाजपा से भी 2 कदम आगे हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जो करप्शन के मुद्दे पे सरकार जिन्होंने बनाई थी, आज उनका हाल देखिए। आप खुद ही बता रहे हैं प्रवीण भाई कि आपकी पत्रकारों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है शेल्टर होम में, तो उसकी जांच क्यों नहीं होती? और ये आज पहली बार थोड़ी है, हर बार है। घटना घटेगी, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, 4 दिन बाद घटना टीवी से गायब हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा आगे क्या हुआ। तो मैं तो गुजारिश करूंगा, जो घटना घटी है उस पर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसके दोषी हैं और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जाकिया जी, आपके पास क्या जानकारियां हैं सबसे पहले तो? दूसरा, मैं इस पर बहुत ज्यादा सियासत में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं। हम इस मामले को भी समझना चाहते हैं। बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे तो बड़ा संवेदनशील तरीके से इस मसले पर जब विचार करते होंगे तो रूह कांप जाती होगी कि एक तो दिव्यांगों के लिए कोई काम किया जा रहा और उसमें इस हद तक गिरकर कोई लापरवाही की जा रही है। क्या पहले तो जानकारियां हैं आपके पास, वो बताएं। सबसे पहले तो प्रवीण जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बात रखी कि इसे संवेदनशील तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, ना तक कि एक रिगार्डली और पॉलिटिकल इशू बना के। क्योंकि बच्चे जो खत्म हुए हैं या जो बड़े लोग भी या दिव्यांग लोग भी खत्म हुए हैं, उसके साथ हर एक इंसान की सहानुभूति होनी और उनके लिए लड़ाई एक निष्पक्ष तरीके से उनके लिए कार्यवाही होने की मांग हर एक इंसान की होती है और होनी भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है। और यही स्टैंड आम आदमी पार्टी का भी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो होने के बावजूद अचानक से इस तरह की मौतों की सिलसिला, इसकी जानकारी तब तक स्पष्ट नहीं हो सकती जब तक पूरी तरह से इसकी कार्यवाही नहीं हो जाए। जैसा कि हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश जी, हाँ, उन्होंने बताया, इस बात को बिल्कुल ही सही बात है कि जब डीएम के पास ये रिपोर्ट जा चुकी है और अगर नहीं गई है तो क्यों नहीं गई है, और जा चुकी है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया और क्या इसका सारा निष्कर्ष निकला और क्यों फिर इतनी देर हुई। ये सारी बातें जानना सिर्फ सामाजिक लोगों की हक में नहीं, बल्कि हर एक पब्लिक का हक है कि वो जाने। और इसके पूरे सपोर्ट में है आम आदमी पार्टी। कोई भी ऐसा चीज पर जाकिया जी, इसमें एक थोड़ा सा एक बड़ा विरोधाभास ये आता है कि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि घटना होने के बाद में उस शेल्टर होम की हालत क्या है और उसमें पहले से किस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं, उसको लेकर डिपार्टमेंट कितना गंभीर है, क्या उसके लिए लोगों को चिन्हित किया गया, ये गंभीर प्रश्न है। मैं यहाँ पे राखी जी के
एक उन्होंने कोट किया कि इस तरह की हाल क्यों है, ऐसा खिलाया क्यों जा रहा है। तो मैं एक सवाल रखती हूँ कॉमन कि ठीक है ये दिल्ली गवर्नमेंट में आता है, लेकिन ये नेशनल वुमेन कमीशन और चाइल्ड वेलफेयर की भी डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। तो किसी पे भी उंगली उठाने का काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काम क्या होना चाहिए कि जो भी वहां पे चीजें हुई हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी वहां पे 6 नर्सेज है, इतने सारे स्टाफ को रखा हुआ है, 17 वहां पे 6 डॉक्टर्स हैं, 17 नर्सेज हैं, तो इतने सारे स्टाफ के होते हुए इस तरह की चूक अगर हो रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेजमेंट तक पहुंचने में कहाँ पे अगेन चूक क्या रह गई जाकिया और जी क्यों इस मामले में भी आप वही स्टैंड लेंगे या आम आदमी पार्टी वही स्टैंड लेगी कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा? आप लोगों का हर एक चीज में ये स्टैंड रहता है। नहीं देखिए, जहां पे रिपोर्ट्स के लिए ऑलरेडी बोला हुआ है एलजी को या कहीं पे कुछ ऐसी चीजों के लिए बोला हुआ है और वहां पे काम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी आगे आके ये बात रखेगी, क्योंकि उसका पक्ष है ये बात रखना। समाज को आखिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है क्या नहीं। पर जहां सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करना है, वहां पर फिर कैसे आप महिला आयोग या अन्य आयोगों का जिक्र करके बच सकते हैं? ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम ये चीज की कार्रवाई नहीं करेंगे या हम कार्रवाई में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आगे बढ़ के हम उस चीज की पिटीशन नहीं फाइल कर रहे, सॉरी उसकी मांग नहीं कर रहे या डीएम को रिक्वेस्ट लेटर नहीं भेजा गया या इस पे एक्शन लेने के लिए हम पीछे हट रहे हैं, ये कहीं पे भी नहीं। हम पूरी तरह से इस चीज को देखिए, एक सीरीज में एक लगातार मौत होनी, वो भी उसमें से ये भी आना कि टीवी का मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि मैं आम आदमी की समर्थक होते के साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और आज एक सिविल सोसाइटी के अंदर भी अगर आप बच्चों के बीच में टेस्ट करवाइएगा तो टीबी के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसका रीजन क्या रह रहा है, इस चीज को समझने की भी जरूरत है कि आज हर कोई एसी बसेस में एंड मेट्रोज में ट्रैवल करता है और जो एक इंसान ऑलरेडी इस चीज को, इस वायरस को कैरी कर रहा है, वो अपने पब्लिक देखिए ये विषयांतर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ को हम बहुत ज्यादा सीधे शेल्टर होम से जोड़ सकते हैं। हालांकि मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूं जाकिया जी, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ आपकी भी सीमाएं रहेंगी, कुछ चीजों पर आप बोल पाएंगे, कुछ पर नहीं बोल पाएंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे, पैनलिस्ट भी ध्यान रखेंगे। सच्चाई होगी वहां पे नहीं ठीक है, मैं समझता हूं, मैं इस बाध्यता को समझता हूं, मैं बहुत ज्यादा आपको ग्रिल भी नहीं करना चाहता, मैं बहुत पॉलिटिकल बहस में पड़ता भी नहीं हूं। उमेश जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है, जाकिया जी की बात से मुझे एक चीज समझ में आई, जिम्मेदारी क्या ये समग्र जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी? क्योंकि आप प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं, थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि दो अन्य पार्टियों के, खासतौर पर केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यासिर जिलानी जी बैठे, कांग्रेस का स्टैंड तो यहां पर क्लियर हो गया, भूपेश जी ने बता दिया, पर यह जिम्मेदारी क्या समग्रता में बनती है या आपको लगता है होल सोल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी? देखिए, सरकार की जिम्मेवारी तो ओवरऑल है, कुछ भी हो जाता है अगर दिल्ली में तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में जो जांच के 48 घंटे दिए गए हैं, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि किस टाइप की जांच चाहते हैं आप 48 घंटे में। 48 घंटे में क्या होगा? 48 घंटे में तो वो पहुंच पाएगा मुश्किल से वहाँ, तो ये जांच बेकार है। आप सिंपल चीज़ ये है कि आप ये पहले देखिए कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई कि नहीं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं तो उन पर क्या एक्शन लिया गया है। मैं शुरू की डेथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाद की डेथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आई तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके पास वो बॉडी थी मॉर्ग में पड़ी रही, अभी तक क्यों नहीं उसकी पोस्टमार्टम किया गया। तो आप ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इशू है और बहुत सीरियस इशू है। आफ्टर ऑल दिल्ली प्रशासन का एक होम नहीं है, दिल्ली प्रशासन के मेरे का 50-60 ऐसे होम हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ हैं, वहाँ वृद्ध भी हैं, वहाँ आपके बेगर्स भी हैं, बहुत सारे होम चल रहे हैं। तो उन सारे होम्स का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के मुताबिक अगर एक पर्टिकुलर होम में फेल कर गया तो चलो कोई बात नहीं, फेल कर गया, वहाँ जाके कुछ एक्शन लेंगे, मगर अब पता तो कराइए कि सिस्टम फॉलो किया गया कि नहीं। अब आपके मंत्री नहीं हैं तो दूसरे मंत्री बीच में आ रहे हैं, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बीच में आएंगे तो वैसे ही शोर मच जाएगा। सचिव नहीं है उस विभाग में, कोई सचिव नहीं अपॉइंट किया गया, वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक कमेटी बनी हुई है जिसके चीफ मिनिस्टर हेड हैं, वो है नहीं, इसलिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। तो रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि टोटल फेलियर है,
ऊपर से लेके नीचे तक। मैं इसलिए कह रहा था कि सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि पेपर बचाए जा सकें। तो एसडीएम को अगर इंक्वायरी करनी है तो सबसे पहले उसको सारे इंपॉर्टेंट कागज़ अपने कब्जे में ले लेने चाहिए, और कब्जे में लेके ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये क्रिमिनल केस बनना चाहिए। इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर देना चाहिए। एसएचओ के पास भी रिपोर्ट जाती है, एसएचओ ने क्या एक्शन दिया उसके ऊपर, ये भी हमने एक सवाल पूछा जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये रिपोर्ट जाती क्यों है? एक डेथ हो गई, उस डेथ एक सरकारी होम में हुई, वो उसको अस्पताल ने उसका पोस्टमार्टम किया, एसएचओ के पास वो रिपोर्ट गई, एसएचओ को की ड्यूटी नहीं बनती कि जाके पता कराए अस्पताल से कि क्यों डेथ हुई है, होम से पता कराए क्यों डेथ हुई है। तो सारा फेलियर है ये जो 13-14 बच्चे मर गए या बच्चे 26-27 मर गए, मैं तो कहता हूँ अगर एक भी इस तरह डेथ हो जाती तो अगर ये सिस्टम फेल कर जाता। सिस्टम अच्छा बना हुआ है, सिस्टम है कि एसएचओ को भी बताएंगे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को भी बताएंगे, डीएम को भी बताएंगे, आप हॉस्पिटल में भी ले जाएंगे। डेड बॉडी को क्रिमेट थोड़ी कर दिया जाएगा सीधा, पहले डेड बॉडी हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ जाके मॉर्ग में रखी जाएगी, वहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो ये सिस्टम कितना फॉलो हुआ है, जांच पड़ताल में बड़ा है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब भूपेश जी और यासिर भाई भी आपको बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना विरोध तो कर रहे हैं लेकिन आपसे इनको बड़े सॉलिड पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनके आधार पर ये आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, निश्चित तौर पर इनकी अपनी तैयारी होगी। ये भी एक मौका होता है दिल्ली की सियासत में जब कांग्रेस और बीजेपी बहुत, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक पाले में खड़े दिखाई देते हैं जब आम आदमी पार्टी का विरोध होता है। आशा किरण शेल्टर होम में 14 मौतों की मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी यहां पर जांच के लिए पहुंची है। इस दौरान कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें प्रमुख है आशा किरण शेल्टर होम में 493 महिलाएं रहती हैं, जबकि कैपेसिटी सिर्फ 255 लोगों की है। ज्यादातर मौतों के लिए बुखार जैसी बीमारियां जिम्मेदार हैं। संस्थान में दूषित भोजन, पानी और कुपोषण जैसी समस्याएं हैं। साफ सफाई की कमी है जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा है। पर्याप्त संख्या में शौचालय भी नहीं है। आश्रय में अकुशल सहायक कर्मियों का स्टाफ है जो अपर्याप्त है। ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारियों को स्थिति की सूचना देने में भी देरी हुई है, जिसके चलते प्रशासनिक चूक सामने आती है। सूचना के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते कोई संज्ञान नहीं लिया। शेल्टर होम में चल रही ये समस्याएं आज की नहीं है, ये बहुत समय से चल रही, वर्षों से बनी हुई हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने कई बार उठाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू ने कई सिफारिशें भी की हैं। पूरी जांच के बाद आयोग की रिपोर्ट उपराज्यपाल के साथ साझा की जाएगी। तो उमेश सहगल जी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी, भूपेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस, जाकिया खान जो कि आम आदमी पार्टी की समर्थक हैं, सभी मेरे साथ बने हुए हैं। यासिर भाई, अभी तो रेखा जी ने यहाँ पर विजिट किया और कई कमियां बताई हैं जिसके बारे में मैं दर्शकों को बता रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एक शेल्टर होम की नहीं है, ये बात है दिव्यांगों की, ये बात है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मानवीय मूल्यों के आधार पर अगर आकलन किया जाए तो ऐसा लगता है कि हम लोग अभी इस पर सियासत तो कर रहे हैं लेकिन पहले इसकी बड़ी अनदेखी की गई है। और जाकिया जी नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई लोग भी इसी तरह की बातें कहेंगे कि आप लोगों का क्या योगदान रहा। हालांकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, साफ साफ दिख रही है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की नजर से क्यों चूक जाती है यह व्यवस्था? ये हमारी नजरों से नहीं चूकती। देखिए, जब भी दिल्ली में कभी आपदा और विपदा हुई तो सेंट्रल ने संभाला। वो हमने कोविड में देखा था किस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने सड़क पे उतर के माननीय अमित शाह जी ने संभाला था और दिल्ली संभली। ये मानवीय मूल्य पे, जो आप मानवीय स्तर पे जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, आशा किरण जो शेल्टर होम है, जो अभी प्रारंभिक जो रिपोर्ट हमारी एनसीडब्ल्यू की दी गई है, उसमें आप देखिए कि एक एक कमरे में 30-30, 35-35 महिलाओं को रखा गया है। गर्मी बहुत बुरी तरीके से पूरे रीजन में अभी दिल्ली और आसपास में रही है। फिर बारिश हुए हैं, बीमार रहती है। डॉक्टर्स की टीम ने कई बार रिपोर्ट दिया है उनके हालात पे। बच्चियां जो छोटी हैं वो कुपोषण की शिकार हैं। एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार ये रिपोर्ट वहां के डॉक्टर्स ने दिया है। मैं क्यों मानसिक भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के लोगों को कह रहा हूं, उनकी राजनीति को कह रहा हूं? क्योंकि जब आपको जिम्मेदारी दी गई, अगर यूटी यूनियन टेरिटरी का कोई राज्य है, उसको उमेश सहगल जी तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते उन्हें समझने की जरूरत है कि जब वहां सरकार चुन के आती है, वहां की जनता ने उन्हें चुना होता है, और वो भी 1-2 बार नहीं,
तीसरी बार चुना, एक बार 63, 67 और इतने बड़े मार्जिन के साथ इनको जीत दिलाई। और आपका कर्तव्य था कि आप अपना कर्तव्य मान के जनमानस के हित में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें, लेकिन आप तो शराब के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आप अपना शीश महल बनाने लगे। शीश महल में आप कोविड के दौरान, मानसिक भ्रष्टाचारी बार बार इसलिए कह रहा हूं, कोविड के दौरान अपने महल में आप इटली और वियतनाम से पर्दे और पत्थर मनाने में आप व्यस्त थे। आप जनता के बारे में कैसे सोचेंगे? ये बेहद खतरनाक इश्यू पे हम इस वक्त चर्चा, ये मैं जब चर्चा कर रहा हूं परवीन जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। जो रिपोर्ट आ रही है, जो तस्वीरें अभी मेरे पास आई हैं, मैं आपको साझा नहीं कर सकता हूं। कितने बद से बदतर हालात हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने आशा किरण के अंदर जाने से लोगों को मना कर दिया है। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पॉलिटिकल तौर पे विजिट करें, देखें और जनता को दिखाएं। मैं यासिर भाई, जो शुरुआत में थोड़ा सा विचलित हुआ ना ये चर्चा करने में, तो उसकी वजह यही थी। बड़ा दिल दुख गया एक तरीके से, सच बता रहा हूं, आंख में आंसू आ जाए, ऐसे हालात देखने को मिले। तस्वीरें आ गई होंगी जी, जो तस्वीरें हमारे पास जी, मैं बेहद अजीब है। देख के रूह कांप जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, इनके कान में जू नहीं रही। हाँ, कोई देखने नहीं गया क्या? मतलब बाद में हम इस पर सियासत कर रहे हैं, पहले इंस्पेक्शन नहीं हुआ, या इन जगहों के क्या हालात हैं, इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है, मैं उमेश जी से समझूंगा। लेकिन भूपेश जी, एक सवाल मेरे जहन में आपको लेकर यही आता है कि लोकसभा चुनाव होता है, तब आप लोग साथ आते हैं, कई मुद्दों पर आप साथ में होते हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, और फिर जब दिल्ली की सियासत की बात आती है और जब आपका चुनावी सारा समीकरण हो जाता है, उसके बाद में, उसको मतलब भी कह सकते पर मेरा कहना अच्छा नहीं लगता, तो चुनावी समीकरण मैं कहूँगा, उसके बाद में आप इनके खिलाफ बोलते हैं। ये बात कैसे जनता को लगेगा कि आप सचमुच उनके हित में हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, आप किसी व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं? आप लोगों का स्टैंड क्या है? मेरा पहला सवाल भी वही था। प्रवीण भाई, हमने दिल्ली 15 साल चलाई है। जब भाजपा सेंटर में थी तब भी हमने चलाई है, और जब हमारी सरकार सेंटर में थी तब भी हमने चलाई है। काम करने का अपना तरीका होता है, कैसे किया जाता है, ये इन लोगों को शीला दीक्षित जी से पूछना चाहिए। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैंने आपको बताया कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम ना शाही के दुश्मन हैं, ना सफेदी के दोस्त। हम आईना है, दिखाएंगे जरूर। जब जब दिल्ली पे विपदा आएगी, दिल्ली की बात होगी, दिल्ली की समस्याएं होगी, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, हम दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और दिल्ली को हमने एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया था, शीला जी ने एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया था। आज देखकर दुख होता है, कहीं पानी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कहीं करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, आज शेल्टर होम की घटना। तो आप मुझे बताइए, क्या रिमोट कंट्रोल से जेल में बैठ के सरकारें चल सकती है? हम इस चीज का कैसे समर्थन कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। जो चीजें गलत है वो गलत ही रहेंगी। और मैं तो फिर कहता हूं कि ऐसे लोगों को, जो केजरीवाल जी 300 पेज की फाइलें लेके घूमते थे और कहते थे किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप भी है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं तो इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा आज के मुद्दे को देख के कि इन्हें सरकार से हाथ जोड़ के इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ये बातें बना रहे हैं, बात 48 घंटे में, अभी पूर्व सेक्रेटरी साहब ने कहा 48 घंटे में कौन सी जांच हो सकती है? जो ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, आज की राजनीति वहीं पे अटक गई है कि लोग परसेप्शन की राजनीति करने लगे हैं। जिस दिन मुद्दों की और मुद्दों को सोल्व करने की राजनीति होगी, वो वैसी ही होगी जैसी शीला दीक्षित जी किया करती थी या कांग्रेस ने 15 साल की। तो आम आदमी पार्टी की इतनी कमियों के बावजूद आप साथ में क्यों लेकर चल रहे हैं इनको? कहां लेके चल रहे हैं? हम तो मुद्दों की लड़ाई है। ये अलायंस का हिस्सा है कि नहीं? अब है जी, आपके विपक्षी अलायंस का हिस्सा है कि नहीं आम आदमी पार्टी? परवीन जी, बात दिल्ली की हो रही है, बात मुद्दों की हो रही है, तो जो मुद्दे गलत, जिसके हम खिलाफ हैं, जो गलत चीज है, उसको मैंने आपको बताया। खैर ठीक है, चलिए मैं आपको इस बात पे लंबा नहीं, क्योंकि मैं आप बहुत लंबा डिस्कस करूंगा। एक 10 सेकंड। जी बोलिए। जो रिपोर्ट आई है ना परवीन जी, जो रिपोर्ट आई है, जो सोचने को मजबूर कर रही है, उसमें लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो सरकार स्वच्छ जल दिव्यांग को, बुजुर्ग को, महिलाओं को, बच्चियों को नहीं दे सकती है, उस सरकार के रहने का कोई
अधिकार नहीं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप बहुत सारे बिंदु हैं जिस पे आपने चर्चा करी थी। आपने बताया कि क्या एनसीडब्ल्यू की जो आरंभिक जो रिपोर्ट आई है, आप उसमें अगर जल नहीं मुहैया करा सकते तो बेकार है, फिर आप सरकार में बनने का कोई हक नहीं। जी एक मैं ब्रेक पर जाऊं से पहले जाकिया जी आपका कमेंट, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सभी लोग मांग करते हैं। आपको नहीं लगता सरकार बड़ी बिखरती सी दिखाई दे रही है? एक समय बिजली पानी के लिए आप लोगों ने शिक्षा का मॉडल रखा, लेकिन अब शराब घोटाला हावी हो रहा है, दिल्ली का जल भराव हावी हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हावी हो रहा है, कई ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो ऐसा लग रहा है चीजें हाथ से निकल रही हैं। एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि एक्टिव सीएम बाहर हो या कोई और सीएम हो। देखिए सिंपल सी बात है प्रवीण जी, आपने प्रश्न रखते रखते उत्तर भी दे ही दिया है, क्योंकि ये पहलू ही चल रहा है कि किस तरह से सीएम से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि सीएम इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी सरकार बनी रहेगी और ये चलती रहेगी। और नहीं, ये बात भी समझ में नहीं आती। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हेमंत सोरेन जी अभी गए, हेमंत सोरेन जी गए वापस आए, हेमंत सोरेन जी गए, नहीं हेमंत सोरेन जी गए वापस आए फिर मुख्यमंत्री बन गए, उसमें क्या है? नहीं बिल्कुल गए वापस आए और बन गए, लेकिन यहाँ पे आप खुद देखिए कि किस तरह से उनके पक्ष को काटने के लिए पहले ईडी का सहारा लिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, एक चीज और बता दूं, झारखंड में फिर बाद में ये भी चर्चा होने लगी कि उन्होंने जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो ज्यादा अच्छा काम कर गए, संगठन के लिए भी और उनके लिए भी, तो कोई और को मौका भी देना चाहिए। इतना पकड़ के और जकड़ के क्यों रखा? आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये कुर्सी का मोह भी? एक बार मामला निपट लीजिए, आप अगर क्लीन चिट पा जाते हैं, माननीय कोर्ट इस पर सुना देगा अपना फैसला, तब वापस आ जाइएगा। बिल्कुल नहीं है, कुर्सी का मोह बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोग के जरिए पूरी आवाम को ये स्पष्ट कर दूं कि ये कुर्सी का मोह बिल्कुल नहीं है, ये मुद्दों ही मोह है कि वो चाहते हैं कि सारा चीज सॉल्व हो, और इसी वजह से दिल्ली की जनता भी आज तक उनके साथ जुड़ी रहने की वजह यही है कि आपको क्या लग रहा है कि ये मुद्दे जो आ रहे हैं ये उनका इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं? मतलब अब शेल्टर होम का जो मुद्दा है वो तो आया ही है, उसमें अव्यवस्था है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? मैं बस एक बात आपके जरिए रख दूं कि जब ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि कहाँ पे किस तरह से चूक हुई है, तो जो लोग अभी इतने चिल्ला रहे हैं वो सारे लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक को पता करने के लिए खुद आम आदमी पार्टी की टीम अरविंद केजरीवाल ने दी थी। लंदन पेरिस दिल्ली को बनाने की बात अरविंद केजरीवाल ने दी थी। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अगेन इस पर बयान तो दिए जा सकते हैं, हम लोगों ने भी क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ होती रहती है। आपके अलायंस में हुई है, हालांकि उमेश जी ने बहुत डिटेल में ये बताया है कि कहां कहां चूक है, वो सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, खुद चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। सहगल साहब, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूटी को लेकर एक यासिर भाई ने बात कही कि किस तरीके की फंक्शनिंग होती है। एक बड़ा सवाल बार बार केंद्र और आम आदमी पार्टी का, और अभी देखिए आपने जाकिया जी आम आदमी पार्टी समर्थक है, लेकिन एक इशारा मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि देखिएगा जब जांच की बातें सामने आएंगी तब दूध का दूध पानी हो जाएगा, जो लोग चिल्ला रहे हैं वो खामोश हो जाएंगे। अब ये बात जो है ये कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों को दबा भी देती है, और ये मैं सारे सियासतदानों के लिए बोल रहा हूं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इसमें ये इसकी जो फंक्शनिंग है इतनी ट्रबलसम क्यों हो गई है? देखिए, एक तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी डिमोरलाइज कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के वो वीडियो बनाई जाती हैं, वीडियो प्रेस को रिलीज़ कर दिए जाती हैं, पब्लिकली कहा जाता है कि इसको इस अफसर को सस्पेंड कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दो। तो जब टॉप ब्यूरोक्रेसी, मिडिल ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज हो जाएगी तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट जाती है पुलिस को, रिपोर्ट जाती है हॉस्पिटल में जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर हैं या एमसीडी के अंडर हैं, और रिपोर्ट जाती है आपके जुडिशरी में। ये सब अब इतना, अगर 2-3 डेथ्स हो गई थी तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डीसी थे, वो गए क्यों नहीं वहाँ? उनको इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी कि क्यों हो रहा है ये। वहाँ के जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट थे जी, उनको जब रिपोर्ट गई होगी कि 3 बच्चे यहाँ मर गए हैं
पानी पी के या जो भी वजह से, उनको नहीं अपनी एक टीम भेजनी चाहिए थी डॉक्टर्स की कि जाके आप पता कराइए। अगर 200-300 की कैपेसिटी और 600 बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, तो जो मंत्री बहादुर हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको तो पता चलना चाहिए था ना। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे बताया नहीं गया, उनको पता होना चाहिए मेरे डिपार्टमेंट में। तो इमीडिएटली उनको चाहिए है कि एक और होम बनाएं, कोई भी अरेंजमेंट करें, एक्स्ट्रा टेंट लगाएं, जो भी करें, एक्स्ट्रा स्टाफ लगाएं वहाँ, ताकि 600। हाँ, मैंने अभी बीच में ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं, मॉनिटरिंग नहीं होती, काम कैसे चल रहा है उसको कैसे सुपरवाइज किया जा रहा है, इस पर भी गंभीर सवाल की कोई चीज चल रही है, धड़ल्ले से सालों से शिकायतें आ रही है और वो चलती चली जा रही है। ये चीज रुकनी चाहिए, यही एक बड़ा मकसद है। और अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ यासिर भाई क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, इसके लिए देखिए एनसीडब्ल्यू ने एक्शन लिया हुआ है, कल रिपोर्ट सबमिट करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, उमेश सहगल जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब ऑफिसर का आप मोरल डाउन करेंगे, अंशुल प्रकाश जैसे सीनियर ऑफिसर को अपने घर बुला के आप पीटेंगे, तो ऑफिसर आप और आपके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं यासिर भाई। शेल्टर होम्स में इस तरह के हालात ना बने, आगे इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग बेहतर हो। संक्षेप में क्या करेंगे उसके लिए? हम दबाव बना, देखिए हम विपक्ष में हैं दिल्ली में, हम दबाव बना सकते हैं, हम आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ, हम सड़कों पे उतरेंगे। कल से हमारा एक्शन शुरू होगा। हम तमाम उन मुद्दों को जो जनता के जनहित के सरोकार से जुड़ा हुआ रहता है, हम लगातार उनको आप उठाते हैं। भूपेश भाई, आप भी आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, या कोई और सजेशन है? संक्षेप में थोड़ा सा। मेरा सजेशन है, जितने भी इसकी जो जांच में रिजल्ट निकल के आएगा, उसमें ऐसा ना हो कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको सजा दे के मामले को रफा दफा कर दिया। इसकी जड़ पे जाना चाहिए, और जो बड़े से बड़ा अधिकारी है मंत्री लेवल तक, उनसे जवाबदेही, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, भूपेश जी आपका, उमेश सहगल जी आपका बहुत धन्यवाद। जाकिया, मैं आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने आप समर्थक के तौर पर यहां बात रखी। औपचारिक तौर पर प्रवक्ता आ नहीं रहे पैनल्स पर, जैसी मुझे जानकारी मिली है, तो मामला गंभीर भी है। अभी जब तक जांच पड़ताल नहीं होती और चीजें सामने नहीं आती, कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेथ चैम्बर बना है शेल्टर होम, और इसको लेकर अब कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही। उम्मीद करते हैं ये जो घटना हुई है इससे सबक लेते हुए आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए मजबूती से कुछ कदम उठाए जाएं।